और लास्ट क्लास में हमने क्या चीज की थी आपकी, जो हमारा पहला ऑपरेशन था, दो ऑपरेशन आपने पढ़े थे, ट्रांसलेशन ऑपरेशन या फिर रिफ्रैक्शन ऑपरेशन। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये चीज की थी हमारी लास्ट क्लास में। तो जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज हम आज की क्लास में करेंगे, और एक टर्म हम करेंगे आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको किसका एग्जांपल लेना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल लेना पड़ेगा अगर हमें रिफ्रैक्शन की मैट्रिक्स निकालनी है। जो रिजल्ट आया था आपका लास्ट क्लास में कैपिटल टी से जिसको लिखा था वो आपको याद होना चाहिए। आगे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें आप वो मैट्रिसेस सीधे लिखोगे। ठीक है, तो सीधा हमें उनको लिखना है, इक्वेशन वगैरह हमने कुछ नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट हमें वो लिखना होता है कि हमारा क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं और किस तरह इमेज बनी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस लिख के आप इक्वेशन बनाओगे, जो कि हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन कैपिटल टी जो आपने निकाला था वो आपको याद होना चाहिए, और आज जो हम निकालेंगे रिफ्रैक्शन के लिए कैपिटल आर से हम लिखेंगे मैट्रिक्स को, वो अभी आपको याद कर लेना है एक तरह से। तो हमने क्या लेना है, हमें एक ऐसा इंटरफेस लेना है जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को क्या कर रहा हो, सेपरेट कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, आपका एक एग्जांपल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हमने एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि ये जो आपका सरफेस है, ये जो ड्रॉ कर रखा है, ये आपका क्या है, कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कैपिटल आर से आप लिख रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल नोटेशन होती है आप वही यूज कर रहे हैं। तो कैपिटल आर क्या है, आपके स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जो सी पॉइंट हमने मार्क किया है डायग्राम में, ये सी क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है भाई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आप पोल कहते हो, इनको जो मिलाकर जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही होती है वो आपकी रेफरेंस लाइन होती है, जिसको आप ऑप्टिक एक्सिस कहते हो। तो एक्स एक्स डैश आपकी ऑप्टिक एक्सिस है। सारी चीजों को आप इसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर करने वाले हो, जो भी डिस्टेंसेस लोगे। एंड सी इज रेडियस ऑफ सॉरी सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर आपका रेडियस है इस कर्वेचर का। ठीक है, अब आपने ले लेनी है, अब दो आपने मीडियम्स ले लेने हैं जिस मीडियम में आपने इसको रखा है, और जो आपके सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो मीडियम है उसको हम कह देते हैं μ2 सेकेंड मीडियम, और जहां पे हमने इसे प्लेस किया था उसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1। तो ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के लेफ्ट साइड में एक डिफरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसके राइट साइड में एक डिफरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपकी रेडिएशन जो भी रे है वो इंसिडेंट करेगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और रिफ्रेक्ट हो जाएगी। तो पी क्यू जो हमारा यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रखी है ये लाइन पी क्यू, ये मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है जो क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और फिर क्यू एस के अलोंग वो रिफ्रेक्ट होकर चली गई। ठीक है, और रिफ्रैक्ट होने में आप दो चीजें पढ़ते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है हमारी लाइट। यहाँ आपको इस डायग्राम को देखकर भी पता चल रहा है कि इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, थोड़ी सी टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। ये जो डॉटेड लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है एन सी, ये क्या है, आपकी नॉर्मल है इस सरफेस से। स्फेरिकल जो भी आपके सरफेसेस होते हैं उन पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हो, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दोगे। तो क्यू को हमने जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर माना है उससे ज्वाइन कर दिया और उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो एन क्यू सी, एन क्यू सी क्या है, आपका नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो पी क्यू जो रेडिएशन है ये आई एंगल पे, ये जो लार्ज एंगल यहाँ बनाकर दिखाया हुआ है पी क्यू एन, आई एंगल पे उसने इंसिडेंट किया सरफेस पे, और आर एंगल के थ्रू क्यू एस के अलोंग वो रिफ्रेक्ट होकर चली गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी आपने लिख लिया।
ठीक है। अब उसके बाद में आप जो भी चीजें मेजर करते हो, आप कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे? एक तो ये देखोगे कि जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ है, जैसे क्यू पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो क्यू पॉइंट का हम क्या देखते हैं? हाइट देखते हैं ऑप्टिक एक्सिस से। तो ये हाइट हमने एक y2 तो मान लिया सेकेंड मीडियम में, और उसी हाइट को y1 हम कह रहे हैं फर्स्ट मीडियम में। ठीक है भाई, क्योंकि क्यू क्या है आपका? इंटरफेस के ऊपर है, तो इसको मैं फर्स्ट मीडियम में भी इसका कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ और सेकंड में भी इसका कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ। तो इसलिए हमने क्या किया है, y2 और y1 यहाँ पे एक लाइन ये जो ड्रॉ कर रखी है हॉरिजेंटल लाइन क्यू से पास होती हुई, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, x डैश के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली है। और उसके बाद में इसकी हाइट हमने लिख दी है फर्स्ट मीडियम में y1 और सेकेंड मीडियम में y2। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट एंगल की टर्म में होता है, म्यू और एंगल की टर्म में, जो कि आपका डायरेक्शन को साइन होता है, तो उसके लिए हमें एंगल मानना पड़ेगा। तो ये जो हमारी पी क्यू इंसिडेंट लाइट है, ये बना रही है, यहाँ पे लिख लिया हमने ये α1 एंगल हॉरिजेंटल के साथ, और जो रिफ्लेक्ट होकर गई क्यू एस, ये बना रही है α2 एंगल। ठीक है। तो हॉरिजेंटल के साथ दोनों एंगल्स आप लिख लोगे, फर्स्ट मीडियम में α1 लिख लोगे और सेकेंड मीडियम में α2 लिख लोगे। अब ये α1 और α2 दोनों सेम नहीं है, क्योंकि आपकी लाइट रिफ्रेक्ट होकर गई है, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई है, तो α1 ज्यादा होगा, α2 कम होगा, अगर सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ हमने क्या माना है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 हम लेकर चल रहे हैं। और जैसे जनरली होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एयर में रखा होता है, तो इसका जो भी मीडियम होगा वो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा हमारा एयर से। तो एयर में हम इसे म्यू लेने की बजाय अभी हम इसे μ1 ही कह रहे हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ μ1 μ2 को। ठीक है भाई, तो आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स मान लिए, वाई वाला कोऑर्डिनेट भी ले लिया और एंगल वाला कोऑर्डिनेट भी ले लिया। ठीक। अब ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको अगर हम α1 α2 की फॉर्म में लिखना चाहें, उसके लिए ये जो रिमेनिंग एंगल रह जाता है, हॉरिजेंटल वाली जो लाइन है हमारी, जो पास हो रही है, और क्यू एन ये जो एंगल बन रहा है, इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। फॉर द टाइम बिंग हम कह देते हैं कि ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक। अब ये जो डॉटेड लाइन है NQC और ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है, ये दोनों एंगल्स, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वाली साइड में एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या हैं, आपके अपोजिट एंगल्स हैं, जो कि सेम होते हैं। तो अगर आपने इसको थीटा लिखा है, तो ये एंगल भी क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे। ठीक है। और दूसरा, इसी लाइन को डॉटेड लाइन से आगे मैच कर रखा है, सी पे मिला हुआ है ये, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमारी। कौन सी लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन आपने क्यू से पास होती हुई ड्रॉ की है, और एक्स डैश है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो ये थीटा अगर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉर्मल जो एंगल किसके साथ बना रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बना रहा है, उस एंगल को मैंने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। ठीक है। और उसी थीटा के बेसिस पे ये भी थीटा है, हो गया, और ये भी थीटा हो गया। ठीक भाई, तो डायग्राम में आपके जो जो नोटेशंस ले रखी हैं, वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हमें इनको यूज कैसे करना है, तो डायग्राम को हमें यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ की वैल्यू लिखेंगे, जो कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर की टर्म्स में होता है। तो अगर आपको μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना हो, या फिर μ2 डिवाइडेड बाई μ1 लिखना हो, उसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर। ये देखिए, आपका सबसे पहले यही चीज लिखी हुई है हमारी, ये लास्ट वाला, यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। ठीक है। अब पैरेक्सियल रेज जो हमारी अप्रोक्सीमेशन है, इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई जो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एंगल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल्स होते हैं। तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर में, आई और आर जो एंगल है, इनको हम क्या कहेंगे कि ये बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं। और ड्यू टू दिस रीजन हम साइन ऑफ आई को एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं, और साइन ऑफ आर को भी एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख देते हैं, तो साइन आई की जगह पे आप आई लिख लोगे, और साइन आर की जगह पे आप आर लिख दोगे। ठीक है। एंड देन आवर इक्वेशन विल बिकम्स आई बाई आर
for paraxial rays angles are small, so that we can write sin I is equal to I and sin R is equal to R. और इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर हमारी, I डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, I इंटू μ1 हो जाएगा, तो I इंटू μ1 इज इक्वल टू R इंटू μ2. ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, I μ1 इज इक्वल टू R μ2. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अभी अभी आपने जो डायग्राम देखा था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं. यहाँ पे हम I को हम अल्फा और थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं, और उसी तरह से R को भी हम थीटा और अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो एंगल ऑफ I जो है दिस वन, PQN जो एंगल है, ये बाहर से जो हमने ड्रॉ कर रखा है I, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 प्लस थीटा. एंड सिमिलरली एंगल R कैन बी रिटन एज अल्फा 2 प्लस थीटा. ठीक है, तो I को भी आप अल्फा की टर्म्स में लिख लोगे और R को भी अल्फा की टर्म्स में लिख दोगे, और इसके बाद में अभी जो आपने इक्वेशन निकाली है उस इक्वेशन में पुट कर दोगे. ठीक है, I कैन बी रिटन एज अल्फा 1 प्लस थीटा एंड R कैन बी रिटन एज अल्फा 2 प्लस थीटा. यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि अल्फा 1, अल्फा 2 और थीटा क्या है आपके. अल्फा 1 इंसिडेंट रे एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, अल्फा 2 रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, और जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल. ठीक है, अब इसके बाद में ये डायग्राम हमें बार बार देखना पड़ेगा आपका. यहाँ पे एक ट्राइंगल इन्होंने कंसीडर की है QMC. नाउ लेट अस कंसीडर ये वाली ट्राइंगल, जिसमें आपकी एक तो ये हाइट यूज हो रही हो, हॉरिजेंटल से जो हाइट है आपके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो वाली हाइट यूज हो रही हो y के टर्म्स में. तो आपने QMC इस ट्राइंगल में ये जो डिस्टेंस है हमारा O से लेकर C तक, और ये M से लेकर C तक, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये बहुत ही लार्ज होता है. यहाँ डायग्राम बनाया ना, इसमें तो हमने बहुत ही नजदीक बना दिया है सी पॉइंट को, लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत ही लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं. तो जब हम बहुत ही लार्ज रेडियस का कोई भी आर्क ड्रॉ करेंगे, तो उसका छोटा सा पोर्शन अगर आप देखते हो तो वो कैसा अपीयर होता है, हमें स्ट्रेट लाइन की तरह से अपीयर होता है. यहाँ कर्व शेप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लैब में भी अगर मान लीजिए कोई लेंस देखेंगे ना, कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस, तो सिंपली बाय सीइंग आप ये नहीं बता पाओगे कि इसकी एक साइड कर्व्ड है. ठीक है, वो दिखता नहीं है हमें कर्व्ड, क्योंकि बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा होता है सामने से वो कर्व होता है, लेकिन हमें दिखता है कि वो स्ट्रेट लाइन के जैसा है. तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है MC डिस्टेंस, इस MC डिस्टेंस को हम OC डिस्टेंस के इक्वल ले सकते हैं. तो ये आप अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज करोगे. ठीक है, बताओगे रीजन क्या बताओगे, कि जो R है वो बहुत ही लार्ज है, और उस केस में हम MC को OC या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिप्लेस कर सकते हैं. और टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख लोगे. ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका C के साथ. टेंजेंट थीटा में क्या चीजें आती हैं आपकी, परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है. तो एक तो आपका y2 आएगा और दूसरा क्या आएगा, ये R आएगा. आप इसे y1 की टर्म्स में भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस डिस्टेंस y1 और y2 दोनों सेम है. y1 इज इक्वल टू y2. जैसे पिछले केस में अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 थे, इस केस में क्या है, y1 इज इक्वल टू y2 है. ये एक इक्वेशन बनेगी हमारी y1 इज इक्वल टू y2, और एक दूसरी इक्वेशन हम अभी निकालेंगे. तो उसके लिए ही हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखी. एक तरह से आपने एक अननोन एंगल माना था थीटा, उस अननोन एंगल की वैल्यू आप लिख रहे हो किसकी फॉर्म में, जो आपकी नॉन चीजें हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं. R आपका दिया हुआ होगा, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना आपका सरफेस का, तो R हमें पता होता है, और या फिर हमें निकालना होता है लैब में, तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. और ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी कोऑर्डिनेट है दूसरा, तो वो कोऑर्डिनेट भी हमें एक तरह से पता होगा सिस्टम में. तो ये कोऑर्डिनेट और रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में थीटा की वैल्यू हमने लिख ली. ठीक है, और अगेन फिर वही बात अप्लाई करेंगे कि पैरेक्सियल रेज में ये जो एंगल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, तो थीटा एंगल छोटा है, इसलिए टेंजेंट थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू निकाल देंगे y2 डिवाइडेड बाई r या फिर y1 डिवाइडेड बाई r.
ठीक है, तो यही हमारे स्टेप्स वहां पे लिखे हुए हैं। लेट अस चेक। ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिख ली, y1 डिवाइडेड बाई r। एंड फॉर स्मॉल एंगल टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो एक तरह से आपने क्या किया, आपने ये जो इक्वेशन लिखी थी, इन इक्वेशंस में से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली और थीटा की वैल्यू अब इसमें पुट कर दोगे आप। थीटा कैन बी रिटन एज y1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो y1 डिवाइडेड बाई r हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बचेगी उस इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, म्यू1 की जो वैल्यू थी, म्यू1 इंटू आई था हमारे पास, और म्यू2 इंटू में आर था। तो ये अभी आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आपका जो फाइनल कोऑर्डिनेट होता है वो लेफ्ट साइड में आप लिखते हो, और जो इनिशियल कोऑर्डिनेट होते हैं वो राइट साइड में लिखे होते हैं। तो y2 अल्फा 2 एक तरह से, सॉरी ये μ2 अल्फा 2, तो μ2 अल्फा 2 आपने लेफ्ट साइड में रख लेना है और बाकी की सारी चीजों को दूसरी तरफ लेकर जाओगे। ठीक है, तो μ2 अल्फा 2 कैन बी रिटर्न एज μ1 अल्फा 1। यहाँ से आपके पास μ1 इंटू थीटा आएगा और दूसरी तरफ से μ2 इंटू थीटा आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ से इधर उधर उस तरफ लेकर जाओगे इसे, तो ये नेगेटिव साइन के साथ उधर जाएगा, माइनस μ2 थीटा होगा। माइनस साइन बाहर कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या कर दिया, μ2 माइनस μ1 इंटू थीटा। इन टर्म्स को सभी को मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म को आपने एक तरफ रख लेना है, बाकी की सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है, और फिर अरेंज करोगे तो यही बचेगा आपके पास μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 माइनस μ1 इंटू थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है हमने, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसमें थीटा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, एंड इट विल बिकम्स μ2 अल्फा 2 इज इक्वल टू μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 माइनस μ1, थीटा की जगह पे y1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, r कांस्टेंट होता है इसलिए μ2 माइनस μ1 के नीचे लिख दिया आपका, y1 आपका कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होता है इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है। ठीक, अब इस इक्वेशन में म्यू इंटू अल्फा वाली जो टर्म्स हैं उनको किसकी फॉर्म में आप लिख सकते हो, लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हो, डायरेक्शन को साइन के टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका लैम्डा 2, सेकेंड के विद रिस्पेक्ट टू लिख रहे हैं तो दिस विल बिकम्स लैम्डा 2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा 1 हो जाएगा। और आपकी इक्वेशन में एक और चीज आपकी बची हुई है यहाँ पे, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। जिन मीडियम्स में आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, μ2 और μ1 के बीच में ट्रेवल कर रही है, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो टर्म है ये क्या होती है ऑप्टिक्स में, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस की अगर आपको रिफ्रैक्टिव पावर निकालनी हो, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस निकालनी हो, तो आप क्या लिखते हो, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, मतलब कि जिस मीडियम की आप निकालना चाहते हो जिस सरफेस की, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें से जहां से लाइट आ रही होती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सब्सट्रैक्ट करना होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से उसको डिवाइड कर देना होता है। इसको बेटा ध्यान से समझना है आपने, जहां लाइट जा रही है उसको पहले लिखना है और जहां से आ रही है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, आगे आपको इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस के लिए, तो वहां पे आपको इसे लिखना आना चाहिए। तो μ2 माइनस μ1, जहां लाइट रिफ्लेक्ट होकर गई वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले लिखना है, और जहां से आ रही है उसका या फिर इंसिडेंस वाला जो है वो बाद में लिखना है। ठीक है, अगर उल्टी तरफ से जा रही हो, सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रही हो, तो यहाँ पे μ1 माइनस μ2 आ जाता, एंड डिवाइडेड बाई आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आप पॉजिटिव ही लेते हो तो उसको हम r ही लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम पावर कह रहे हैं तो इसको हम p से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब ये जो हमारी इक्वेशन थी ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस py1, वेयर p इज पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट हमने पहले बताया था कि भाई हाइट है जो रेडिएशन की वो बिफोर और आफ्टर रिफ्रैक्शन सेम है, तो हम क्या लेंगे, y2 इज इक्वल टू y1 लेंगे। तो आपकी जो दूसरी इक्वेशन है दैट विल बी y2 इज इक्वल टू y1। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे आपने पीछे लिखा था x वाला कोऑर्डिनेट जो था
x हमारा लैम्डा की टर्म में है, तो उस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आप पहले लिखोगे और दूसरे कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बाद में लिखोगे। तो λ2 इज इक्वल टू 1 इंटू λ1 लिख दिया और प्लस साइन के साथ यहाँ पे -p इंटू y1 कर दिया। और सेकेंड इक्वेशन में क्योंकि लैम्डा की टर्म नहीं थी तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। y2 इज इक्वल टू 0 इंटू λ1 प्लस में 1 इंटू y1। ठीक, अब ये दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास। इन इक्वेशंस को अब आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, λ2 y2, लेफ्ट हैंड साइड में तो λ2 y2 रहेगा इज इक्वल टू 1 -p 0 1 एंड किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, λ1 y1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो हो गई आपकी आउटपुट मैट्रिक्स, ये हो गई हमारी इनपुट मैट्रिक्स, और बीच में यहाँ पे जो आया है आपके पास ये कहलाएगी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स को हम आउटपुट कह रहे हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को हम इनपुट कह रहे हैं, जो इंसिडेंट के कोऑर्डिनेट थे। तो λ1 y1 हमारे इंसिडेंट के कोऑर्डिनेट हैं और λ2 y2 आपके रिजल्ट के रिफ्रैक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं, और बीच में रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है। तो कैपिटल R से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज अ 2x2 मैट्रिक्स 1 -p 0 1। अगर आप इसका फिर से डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, वो भी किसके बराबर आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। तो जब आप सिस्टम्स के लिए लिख रहे होगे तो भी आपकी इसी तरह से 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने कहा था एक और हम टर्म यहाँ पे करेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक, सिस्टम हम किसे कह रहे हैं, जो भी मान लीजिए आपका लेंस है या फिर सीरीज ऑफ लेंसेज जो आपने अप्लाई करे हुए होंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो सीरीज ऑफ लेंसेज आप लगा लोगे तो उसके अंदर क्या होंगे, आपके पास मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन और ट्रांसलेशन हो रहे होंगे, और आप जब रिजल्ट लिखोगे उस रिजल्ट में क्या आएंगी, आपकी सारी मैट्रिसेस आएंगी। जितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ होगा वो भी आएगा, वो भी अपीयर होगा, जितनी बार ट्रांसलेशन हुआ होगा वो भी अपीयर होगा। ठीक है, जैसे पीछे एक हमने जहाँ कोऑर्डिनेट सीखे थे वहां पे एक सिस्टम बनाया था। फर्स्ट पॉइंट से पहले क्या हो रही थी, लाइट ट्रांसलेट होकर आ रही थी, उस पॉइंट पे क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई जहाँ पे उसने सरफेस पे टच किया, उसके बाद में वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करके गई, उसको हम कह रहे थे ट्रांसलेट होकर जा रही है। उसके बाद में अगले पे स्ट्राइक किया, उस पे कह रहे थे फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और बाहर में फिर किसी दूसरे मीडियम में जा रही थी तो ट्रांसलेशन। तो आपने बहुत बार ट्रांसलेशन रिफ्रैक्शन वर्ड यूज किया। आप हर एक ऑपरेशन के लिए क्या लिखोगे, उसकी मैट्रिक्स लिखोगे, और फिर उसके बाद वो 1 बाय 1 लिखी जाएंगी और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सिंगल मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी सिस्टम मैट्रिक्स कहलाती है। तो सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम को हम कह रहे हैं। तो जो भी आप ऑप्टिकल सिस्टम लोगे उसमें मल्टीपल टाइम्स या फिर सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन और ट्रांसलेशन मैट्रिसेस आपके पास अपीयर होंगी, और आप उनको 1 बाय 1 लिखोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे। इसी यहाँ पे आएंगे फाइनल कोऑर्डिनेट आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, बीच में आपके सारे ऑपरेशंस आएंगे बैक टू बैक। जो सबसे बाद में हुआ होगा वो पहले, फिर उसके बाद सारे एक के बाद एक आप लिखोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को आप कहोगे कि ये क्या है, आपके सिस्टम की मैट्रिक्स है, ऑप्टिकल सिस्टम की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एंड इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। जो भी ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आपकी होंगी उनका प्रोडक्ट होता है सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, और जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो यहाँ पे नोटेशन लिख रखी है आपकी, ये आपने याद करनी है कि सिस्टम मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है आपकी, -a b c और -d, इसको आपने याद कर लेना है। और इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी bc - ad। ठीक, और जिन मैट्रिसेस का आप प्रोडक्ट कर रहे हो उन सभी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 के बराबर है। तो 1 को आप कितनी ही बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, चाहे जो भी मैट्रिक्स आए, उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, आपका 1 के इक्वल ही आना चाहिए। तो bc - ad इज
इक्वल टू 1 या फिर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी होगी आपकी और इस आइडेंटिटी को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ये सिस्टम मैट्रिक्स होती है। और सिंपली कहें तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स कहलाता है आपका, सिस्टम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो सिस्टम मैट्रिक्स की आपने एक तरह से डेफिनेशन याद करनी है, ये पूछा जाता है आपसे यूजुअली। तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 के बराबर होगा। तो s की वैल्यू क्या है ये याद करनी है आपने, और bc माइनस एडी इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपने याद करना है। दो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हैं आपके एलिमेंट्स और दो एलिमेंट्स प्लस साइन के साथ है, तो इनको हमेशा ऐसे ही लिखना होता है। आप जो भी सिस्टम निकालोगे ना उसमें हम कंपेयर करेंगे, ए इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो, और बी इज इक्वल टू समथिंग, सी इज इक्वल टू समथिंग, डी इज इक्वल टू समथिंग। आगे चल के आप देखेंगे कि सिस्टम मैट्रिक्स में ये जो आपका एलिमेंट है, ए एलिमेंट जो है, ये क्या होता है आपका, जो फोकल लेंथ होती है आपके सिस्टम की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम मैट्रिक्स की हेल्प से सीधे सीधे फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं किसी सिस्टम की। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो जो हमने किया ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है और सिस्टम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को जो हमने किया है?